आदाब नाजरीन, इस्तकबाल है आपका सलाम नजीबाबाद। मैं हूं वसीम बारी, मेरे साथ हैं आफ्ताब आलम और कैमरामैन फरमान शेख। इससे पहले कि मैं प्रोग्राम का आगाज़ करूं, मैं आपको बताते चलूं कि आज का ये प्रोग्राम आप सलाम नजीबाबाद पर लाइव देख रहे हैं। पिछले हफ्ते की मानिंद इस हफ्ते भी आप सलाम नजीबाबाद के साथ साथ बिजनौर एक्सप्रेस पर भी आप लाइव देखेंगे, क्योंकि सलाम नजीबाबाद और बिजनौर एक्सप्रेस आपस में एक टीम मिलकर दोनों चैनल चला रहे हैं। अभी तक सलाम नजीबाबाद आपको हज़ारों तक आपकी बातों को पहुंचाने में सक्षम था, लेकिन अब लाखों लोगों तक आपकी बात को रखने में सक्षम है। बराबर इसी तरीके से हम काम करते रहेंगे और अगर आपकी दुआएं मिलती रहीं तो अब लाखों तक हम आपकी बातों को पहुंचाने में सक्षम हैं। इंशाअल्लाह बहुत जल्दी हम करोड़ों तक लोगों तक आपकी बात को रखने में हम कामयाब रहेंगे। चलिए बात के आगे चलता हूँ। आज हम मुलाकात कराने वाले हैं कि एक ऐसे शख्स है जिसने ठानी है कि मुझे बच्चों को एजुकेटेड बनाना है। एक ऐसा शख्स जिसने बहुत कम उम्र में ये ठाना है कि लोगों को तालीम याफ्ता बनाना है। एक ऐसा वक्त जबकि लोग बहुत शहज़ादों को अपना विदेश में जाकर पढ़ाने का काम किया करते थे। लोग बच्चे सोचते थे कि बड़े ही बड़े मालदारों के लोग ही शहर हिंदुस्तान से बाहर जाकर पढ़ सकते हैं, लेकिन कुछ दिल ऐसे भी थे, कुछ ऐसे बच्चे भी थे जो सोचते थे कि आखिर हमारा ये सपना कब पूरा होगा कि हम विदेश जाकर तालीम हासिल कर सकें। मिडिल क्लास फैमिली से स्पेशली बिलोंग करने वाले वो बच्चे होते हैं कि आखिर हम कब जाएं और कब बाहरी मुल्कों में जाकर तालीम हासिल कर सकें। लेकिन इनका सहारा बना एक ऐसा शख्स जिसकी उम्र अभी सिर्फ 24-25 साल की है। उसने कुढ़न उनकी ली और अपने दिल के अंदर एक ऐसा जज्बा लिया और उनके लिए सहारा बना और उनको सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि बैरूनी ममालिक में अपने इल्म की रोशनी से उनकी इल्म की रोशनी तक पहुंचाने का काम किया, उन लोगों के ख्वाब को पूरा करने का काम किया। ये शख्स आज हमारे सामने मौजूद हैं, इसको कहते हैं अरबाज़ कुरैशी। मैं बहुत सारी बातें अरबाज़ कुरैशी के बारे में बताऊंगा, लेकिन बड़े खुश नसीब हैं वो माँ बाप। और मैं आज मेरे साथ अरबाज़ कुरैशी के साथ देख रहे होंगे दो बुज़ुर्ग शख्सियत भी हमारे साथ मौजूद हैं। ये इनका परिवार है और आप जलालाबाद के रहने वाले हैं, चंदा वाले ख़ानदान के नाम से मशहूर हैं। बाकी बहुत सारी बात करूँगा, लेकिन बहुत ज़्यादा मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं ये बुज़ुर्ग शख्सियात कि इन्होंने एक ऐसे शख्स को जन्म दिया, इस ख़ानदान ने एक ऐसे शख्स को आगे निकाल के लाया कि जिसने बच्चों की तालीम के बारे में सोचा। बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो तालीम के बारे में सोचते हैं। सबको मालूम है कि एक हदीस भी है कि उतलुबुल इल्म मिनल महदी इलल लहदी औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम, कि माँ की गोद से लेकर कब्र तक इल्म हासिल करो। उस इल्म की कदर इस नौजवान ने अपने दिल के अंदर ठानी और वो लोग मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करने वाले लोग जिनके दिल के अंदर एक ख्वाब था, एक सपना था कि हम भी किसी एक हिंदुस्तान से बाहर मुल्क में जाकर इल्म हासिल करें, उसने इस शख्स ने उनके ख्वाब को साकार करने की कोशिश की। मैं इससे बहुत सारी बात करूंगा क्योंकि इनके बारे में जब हमने एक पोस्ट डाली कि अरबाज़ कुरैशी हमारे चैनल पर आ रहे हैं, इस कदर सवालात आए कि मैं लिखते लिखते थक गया, लेकिन कुछ को मैंने उसमें चूज़ कर लिया क्योंकि सवालात हम हमारे नाजरीन करते हैं और हम उस सवालात को हम उन तक पहुँचाते हैं ताकि वो सही उनको तसल्ली बख्श जवाब दे सकें। इससे पहले कि मैं प्रोग्राम का आगाज़ करूँ और अरबाज़ कुरैशी साहब जो कि ग्लोबल यूरोप एजुकेशन के CEO हैं, फाउंडर हैं, उनसे मैं सवालात का सिलसिला शुरू करूँ। मेरी ड्यूटी बनती है कि उस ख़ानदान की बुज़ुर्ग शख्सियात का इस्तकबाल करूं जिन्होंने इस शख्स को जन्म दिया। आज हमारे साथ इस स्टूडियो में एक बहुत ही मोहतरम शख्सियत मौजूद हैं, डॉक्टर अब्दुल बारी, जो नीमा के प्रेसिडेंट नजीबाबाद के हैं। मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा वो आएँ और हमारे जो मोहम्मद असलम कुरैशी साहब हैं, जो अरबाज़ कुरैशी साहब के नाना हैं, उनका इस्तकबाल करें। आइए डॉक्टर अब्दुल बारी साहब का मैं इस्तकबाल करता हूँ, वो आएँ। रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो हमारे मोहम्मद असलम साहब कुरैशी जो कि नाना है अरबाज़ साहब के, उनका इस्तकबाल करें। मोहम्मद अशरफ कुरैशी साहब जो अरबाज़ साहब के नाना हैं, मामा हैं, उनका इस्तकबाल करें। नीमा प्रेसिडेंट डॉक्टर अब्दुल बारी। इस फैमिली ने एक ऐसे शख्स को अवाम को सौंपा है कि जो एजुकेशन के लिए काम कर रहा है, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। थैंक यू। आप तशरीफ रखें, आप उधर बैठ जाएं, आप उधर तशरीफ रखें, इधर आ जाइएगा, सामने आ जाइए थोड़ा
बस आप कर लें, ये ले इस पर आ जाइए, बस इस पर आ जाइए, इस पर आ जाइएगा सारा। और इधर मेरी तरफ रुक कर लिए थोड़ा सा, बस। ये था एक इस्तकबाल, एक एजाज़ उस परिवार के बुज़ुर्गों का जिसने ऐसे शख्स को जन्म दिया कि जिसने तालीम के बारे में सोचा। बहुत कम लोग ऐसे हैं जो तालीम के बारे में सोचते हैं। अरबाज़ भाई, आप ग्लोबल यूरोप एजुकेशन के CEO हैं, फाउंडर हैं। बहुत कम उम्र में आपने बहुत कुछ किया। स्टडी एजुकेशन के बारे में बहुत सारे आपको सवालात मैं आपसे रखूँगा। मैं सबसे पहले मैं ये चाहूँगा कि अरबाज़ भाई आप अपना जो हमारे नाज़रीन हैं उनको थोड़ा सा तारुफ़ कराएँ। और मैं हाँ, इससे पहले मैं एक बात आपको बता दूं कि क्योंकि तारुफ़ आपको इतना आसान नहीं है, मैं एक ही सवाल में सारी बात आपसे कर लेता हूं। आप अपने परिवार के बारे में बताइएगा, अपने एजुकेशनल स्टेटस क्या है, राजनीति क्या है। आपके बारे में बहुत सुना है, इतनी कम उम्र में आप बहुत ज़्यादा सोशल वर्कर करते हैं, बहुत गरीब हाल लोगों की मदद करते हैं। कहाँ कहाँ आपने क्या किया, ये हमारे लिए जानना नाज़रीन के लिए बहुत ज़रूरी है। ये आप तक सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। मैं आपका दोस्त अरबाज़ कुरैशी। आज मैं सलाम नज़ीबाद में आया हूँ और मैं बहुत खुशनसीब हूँ, मुझे इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मिला बोलने के लिए, अपनी आवाज़ को रखने के लिए। तो मैं बहुत शुक्र अदा करता हूँ सब लोगों का, सब मेंबर्स का जो यहाँ पे मौजूद हैं। तो मैं थोड़ा सा अपने बारे में बताता हूँ। मैं दिल्ली में रहता हूँ, मेरी बॉर्न एंड ब्रॉट अप मैं दिल्ली में हुआ था। मेरी एजुकेशन सारी दिल्ली से हुई है। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी डूसू के चुनाव लड़ा था, जिसमें मैं चुनाव जीता। मैं पहला मुस्लिम था, फर्स्ट मुस्लिम कैंडिडेट था जो एक बार चुनाव जीता। और सब आज से पहले जाट, गूजर, यादव, मतलब अलग अलग कम्युनिटीज़ के लोग थे, बट मैं फ़र्स्ट मुस्लिम था जिसमें मेरी एक नेतृत्व थी कि मेरे को एक मुस्लिम कम्युनिटी का नाम लेके जाना है। इस वजह से मैं चुनाव लड़ा था और मैंने बदलाव किया कॉलेज के लिए। और आज भी मेरा पैनल चलता है जिसमें मैं इलेक्शन लड़ाता हूँ अपने। हर साल मेरे कैंडिडेट लड़ते हैं, जिसमें मैं बेसिकली अपने टीम को गाइड करता हूँ, DU में पूरी हेल्प करता हूँ। आज भी मेरे पास DU का पूरा सर्कल है, अगर किसी को एडमिशन कराना होता है तो वहाँ पे भी मेरा पूरा ग्रुप है। थर्ड थिंग ये थी, मैं उसके बाद अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद अभी मैं यूरोप में हमने काफ़ी एडमिशन्स कराए। इससे पहले यूक्रेन में था हमारा प्रोसेस, यूक्रेन में हमने काफ़ी एडमिशन्स कराए। यूक्रेन के बाद अभी लाटविया है जिसमें हम लोग कर रहे हैं, जो मुहिम चला रहे हैं स्टडी इन यूरोप करके। लाटविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, फिनलैंड, सर्बिया, पोलैंड, स्पेन, इटली, फ्रांस, लग्जमबर्ग, स्विट्ज़रलैंड। सो बेसिकली बहुत सारी कंट्रीज़ हैं हमारे पास जिसमें हम काम कर रहे हैं। और इससे पहले का अगर मैं बात करूं अपने बारे में, तो मैंने गरीबों के लिए काफ़ी बहुत मदद करी है। जैसे मैंने ब्लैंकेट डोनेशन का ड्राइव चलाया था, जिसमें मैंने लिहाफ बांटे थे बहुत पहले। उससे पहले मैंने बच्चों को बुक्स डोनेट करना, नोटबुक डोनेट करना, तो काफ़ी सारी मतलब एजुकेशन से मैं बहुत पहले से जुड़ा आया हूँ। और आज भी चाहता हूँ, मतलब मेरा एक छोटा सा एक मतलब सपना है कि मैं चाहता हूँ कि हमारा देश हिंदुस्तान सबसे आगे जाए, भारत का नाम बहुत ऊंचा हो। इसी पर्सपेक्टिव को लेके मैं चाहता हूँ कि यहाँ से भी बच्चा उठना चाहिए, जाना चाहिए। और जितनी मदद मुझसे होगी एजुकेशन में तो मैं वो पूरी मदद करूँगा। मेरी टीम 24/7 वर्क करती है। मेरी टीम सिर्फ इंडिया में ही नहीं है, मेरी टीम यूरोप में भी है। हम लोग दिन रात एक करके काम कर रहे हैं, बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। हमारे पास बहुत सारे कोर्सेज़ हैं, मेडिकल के, नॉन मेडिकल के। तो बेसिकली हम लोग ऑफिशियल पार्टनर हैं यूरोप में, जो हमारे पास डायरेक्ट यूनिवर्सिटीज़ हैं। कोई आप किसी, जैसे मैं आपको बात बताऊं, जैसे आप किसी एजेंट से बात करते हैं, वो किसी ऑफिशियल पार्टनर को स्टूडेंट देता है, बट मेरी कंपनी, हम लोग ऑफिशियल पार्टनर हैं, डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्टर है। तो फ़र्क ये है, मेरा पुराना पास्ट यही है कि मैं मतलब पहले से मदद करता आया हूँ और आज भी चाहता हूँ नज़ीबाद में और वेस्टर्न यूपी में जितना ज़्यादा मैं मदद कर सकता हूँ एजुकेशन की फील्ड में और गरीबों की, तो उतनी मदद करूँगा, क्योंकि मैं पहले ही काफ़ी सामाजिक तरीके से जुड़ा हुआ था। बस भाई, इसमें कोई शक की बात नहीं है। और सलाम नजीबाबाद ऐसे लोगों की बहुत ज़्यादा कदर करता है कि जो एजुकेशन से अपना ताल्लुक़ जोड़ते हैं, क्योंकि बहुत सारी फील्ड्स हैं हमारे सामने, कुछ अलग अलग फील्ड्स हैं जिसका एजुकेशन से ताल्लुक़ नहीं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एजुकेशन। इसको आपने इतनी कम उम्र में चूज़ किया कि मैंने आपसे पूछा कि अरबाज़ भाई आपकी कितनी एज है, मैं शौक में पड़ गया कि आपने 24-25 के लगभग मुझे अभी नियर अबाउट बताई है।
मैं इस चीज़ से बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि आप इस एज में एजुकेशन को लेकर काम कर रहे हैं। आप ही नहीं, आपकी पूरी फैमिली इस बात की मुबारकबाद की मुस्तहिक है। एक अभी तक हमने बात की आपसे कि आपका ताल्लुक़ जलालाबाद से है, कि नजीबाबाद से क्या रिश्ता है? नजीबाबाद से क्या रिश्ता है? नजीबाबाद से हमारा जो रिश्ता है, बेसिकली मेरी जो ननिहाल है, मेरे नानी का घर जो है हमारा जलालाबाद से है। तो नजीबाबाद में हमारे रिलेटिव्स भी रहते हैं। हमारे रिलेटिव्स ये पुकार टाकीज वाले जो है, तो वो भी हमारे रज़ाक वाले जिन्हें कहते हैं, वो भी हमारे रिलेटिव है। तो यहाँ पे भी हमारे, तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ से मेरी एक प्रोफाइल बने, लोग मुझे जाने कि मैं कौन हूँ, क्योंकि मुझे लोग नहीं जानते। मेरी खुद की आइडेंटिटी बने। मैंने कम उम्र में ये सोचा था, मेरा सिर्फ एक छोटा सा सपना था कि मेरे जैसे पापा के नाम से हर कोई जानता है, मैं अपनी खुद की आइडेंटिटी बनाने निकला था इस दौर में। और मैं चाहता हूँ कि मुझे जो लोग जाने ना, तो मेरे नाम से जाने कि अरबाज़ कुरैशी है। अरबाज़ कुरैशी कौन है? जो स्टूडेंट्स की हेल्प करता है, बच्चों को पढ़ाई के लिए, एजुकेशन के लिए एक सपना पूरा करा रहा है, वो भी कम खर्च में। मैं लोगों के साथ कोई फ्रॉड वाली बातें नहीं करता कि मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। जो चीज़ जेन्युइन होगी, मैं जेन्युइन चीज़ों पर बात करूंगा, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड ऐसा है। अगर आप गूगल पे भी मेरा नाम सर्च करोगे तो आप लोगों को गूगल पे भी मेरा नाम मिलेगा। मैं एक स्टूडेंट यूनियन प्रोफाइल का स्टूडेंट हूँ। जो इलेक्शन जीतना, कॉलेज के इलेक्शन जीतना एक बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि कॉलेज में ज़्यादातर लिटरेट बच्चे आते हैं, जो पढ़े लिखे होते हैं, तो उनका वोट सर्कल ज़्यादा होता है। चलिए, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। और अरबाज़ भाई, जो हमारे पास क्वेश्चन हैं वो सब हमारे नाजरीन के हैं। ऐसा नहीं है कि आपको नजीबाबाद में कोई ना जानता हो। नजीबाबाद और आपके अतराफ़ से 3 दिन पहले हमने पोस्ट लगाई थी, वहाँ से हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन आए। उन्हीं में का एक क्वेश्चन ये है कि ग्लोबल यूरोप एजुकेशन कंपनी के बारे में थोड़ा सा हम लोगों को बताइए कि आखिर ये है क्या और इसका विज़न क्या है। सो गाइज़, ग्लोबल यूरोप एजुकेशन कंपनी एक ऐसी कंपनी है जो कि सिर्फ इंडिया में ही नहीं, जो यूरोप में भी काम कर रही है। आप कभी किसी कंपनी से अपनी प्रोफाइल लगाते हैं, वीज़ा लगवाते हैं, तो वो सिर्फ इंडिया तक ही आपका सारा प्रोसेस करके आपको, मैंने जो पिछली वीडियो में बताया, प्रीवियस वीडियो जो मैं आया था, उसमें मैंने यही बताया कि वो लोग सिर्फ आपको यहाँ तक का काम करके आपको बाय बाय कर देते हैं। उसके बाद उनकी कोई जिम्मेदारियाँ नहीं होती। हमारी कंपनी जो बेसिकली है, हमारा विजन ये है कि हम चाहते हैं बच्चे को यहाँ से असिस्ट करके यूरोप तक उनको पार्ट टाइम जॉब भी दिलाएं, उनको उनके फ्यूचर के लिए गाइड भी करें, असिस्ट करें, बेसिकली कि आपको कौन सी फील्ड में जॉब मिलेगी, अब आपका नेक्स्ट स्टेप क्या है। और मतलब बेसिकली हम उनको हर स्टेप बाय स्टेप उनको सलाह देते हैं। फुली आप उनको फुली गाइड करना चाहते हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है। 12th के बाद ग्लोबल यूरोप एजुकेशन कंपनी कौन कौन से कोर्स में एडमिशन का ऑफ़र कराती है? कौन सा एंट्रेंस एग्ज़ाम देकर किसी भी कोर्स के लिए कोई भी बंदा चयन हो सकता है? ये क्वेश्चन है आपके लिए। ग्लोबल यूरोप एजुकेशन जो एडमिशन्स कराती है 12th के बाद, वो कराती है बिजनेस स्टडीज़, बिजनेस साइकोलॉजी एंड बिजनेस एनालिटिक्स, स्पोर्ट्स मैनेजमेंट एंड सो मैनी कोर्सेज वी हैव। एंड इसका क्राइटेरिया होता है विदाउट आइल्स। अगर किसी के पास आइल्स होता है तो वेल एंड गुड है। अगर किसी के पास आइल्स नहीं होता तो एक यूनिवर्सिटी अपना एक एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है जो यूनिवर्सिटी लेवल का होता है, जिसमें हम बच्ची को पूरा असिस्ट करते हैं, गाइड करते हैं कि कौन से क्वेश्चंस आएंगे, प्रिपेयर कराते हैं। उसकी प्रिपरेशन हमारी टीम कराती है और वो टेस्ट पास हो जाता है। मतलब लाइक, क्योंकि हम लोग पूरा सारा संभालते हैं जो भी टेस्ट वगैरह होते हैं, तो बेसिकली एक नॉर्मल इंग्लिश का टेस्ट होता है जिसमें बच्चे का इंग्लिश लेवल चेक किया जाता है कि बच्चा सेंसेबल है कंट्री के अकॉर्डिंग। हाँ, उस कंट्री में जा रहा है। नो, ऑल यूरोपियन कंट्री, ऑल यूरोपियन कंट्रीज। 29 शेंगेन वीज़ा लगता है। अगर आप यूरोप में एक बार जब एंट्री करते हैं तो आपका शेंगेन वीज़ा लगता है। शेंगेन वीज़ा वो वीज़ा है जिसमें आपकी बहुत ज़्यादा वैल्यू है। 29 कंट्री का एक्सेस होता है, 29 कंट्री में ट्रैवल कर सकते हैं फ्रीली। नाज़रीन, अरबाज़ कुरैशी जो आपके बात को सवालात का जवाब देना, उसको बखूबी सुनिएगा, क्योंकि एक एक वर्ड के अंदर, एक एक सेंटेंस के अंदर बहुत सारी खूबियाँ उसके अंदर छुपी हुई हैं। क्योंकि क्वेश्चंस बहुत सारे हैं, बहुत सारा गाइडेंस, क्योंकि हर एक की रीच अरबाज़ कुरैशी तक नहीं पहुंच पाती है, हो पाती है। तो लिहाजा जो क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ उसका जवाब जिस अंदाज़ में वो दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा तसल्ली बख्श दे रहे हैं, प्लीज़ उसको आप बहुत डीपली उसको सुनिएगा। अरबाज़ साहब, एक क्वेश्चन हमारे पास ये आया है कि 12th के बाद ग्लोबल यूरोप एजुकेशन कंपनी कौन कौन से कोर्स में एडमिशन कराती है, कौन से एंट्रेंस एग्ज़ाम देकर कराती है? किसी ने पढ़ाई छोड़ दी है, उसको गैप आ चुका है, तो इस गैप के बाद जो हम अदर कंट्रीज़ में, विदेश में जाकर एडमिशन लेना चाहते हैं, तो क्या वहाँ की यूनिवर्सिटी उसको एक्सेप्ट करती है? यस, करती है एक्सेप्ट। इसका रीज़न ये है, कोई स्टूडेंट है, अब उसने पढ़ाई छोड़ दी, वो
मम्मी पापा के बिज़नेस में हेल्प करने लग गया, या फिर उसको फाइनेंशियली इशू आ गया, फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया, फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से वो मतलब अपनी एजुकेशन कंप्लीट नहीं कर पाया, तो हम लोग क्या करते हैं, यूनिवर्सिटी की तरफ से स्टडी गैप एक्सेप्टेबल है। स्टडी गैप एक्सेप्टेबल ऐसे है, बेसिकली एक्सपीरियंसेस लेटर बनते हैं जिस पढ़ाई में वो जाना चाहता है, हम वो एक्सपीरियंस लेटर रेडी कराते हैं, एकदम जेन्युइन होता है, जिसमें कि बच्चे ने इतना टाइम का एक्सपीरियंस किया है, ये कुछ फील्ड में था, या उन्हें यूपीएससी की प्रिपरेशन करी, या उसने दिल्ली पुलिस की करी, या फिर उसने यूपी पुलिस की प्रिपरेशन करी, तो उसको हम दिखाकर उसको कवर कर देते हैं। अब वो दोबारा पढ़ना चाहता है तो उसका एक्सेप्ट हो जाता है। तो वो जो गैप हुआ है आप उसको फिलअप करा दें? हम फिलअप कराते हैं, वो हमारी तरफ से होता है, वो एडमिशन हो जाता है। क्या कोर्स के साथ साथ पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं, और क्या ग्लोबल यूरोप एजुकेशन इसमें कोई हेल्प करती है? कोर्स के साथ बिल्कुल पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं, और हम ग्लोबल यूरोप एजुकेशन जो कंपनी, एक ऐसी कंपनी है जो बच्चे को वहाँ पे असिस्ट करती है, पूरा गाइड करती है, डियर आपको ऐसे ऐसे यहाँ पे अप्लाई करना है और आपको जॉब ऐसे मिलेगी। जैसे वहाँ पे क्या है, KFC, बर्गर किंग, मैकडी एंड लाइक फूड डिलीवरी सर्विसेज एंड टिकट सेलिंग, बिजनेस क्लास टिकट सेलिंग, एंड देयर आर लॉट्स ऑफ जॉब्स। सो मैं आपको बता सकता हूँ कि बच्चे को आराम से 1.5 से 2 लाख रुपये महीना वहाँ पार्ट टाइम में मिलता है, जिसमें वो अपना हर महीने का खर्चा निकाल लेता है और अपने अगले साल की फ़ीस मम्मी पापा से उसको मंगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी इसमें आप लोग हेल्प करते हैं? इसमें हम हेल्प करते हैं बच्चे को, ये बहुत बड़ी हेल्प है, ऐसी बात नहीं है। एक नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या ग्लोबल यूरोप एजुकेशन हर साल उन छात्रों के लिए वीज़ा, ट्रैवल और टिकट का प्रतिबंध करती है जो उनके द्वारा विदेश में पढ़ाई करने के लिए गए हुए हैं? अगर आप इसका क्वेश्चन का मतलब ये है कि जो लोग आपके ज़रिए एडमिशन लेते हैं बाहर जाकर, आप उनके लिए वीज़ा वगैरह, ट्रैवल वगैरह सब अरेंजमेंट आप लोग करते हैं, आप अपनी सौजन्य से करते हैं, या स्टूडेंट को करना पड़ता है? हम उनको इसमें, क्योंकि हमारा कुछ वो नहीं होता और हम नहीं चाहते किसी बच्चे का ऐसा करे कि बच्चा अगर चाहता है फ्रीलांसर खुद अपने आप से अगर वो करना चाहे टिकट तो खुद भी कर सकता है, इंश्योरेंस पॉलिसी खुद करना चाहता है खुद कर सकता है, क्योंकि ट्रैवल इंश्योरेंस होता है, जब बाहर जाता है बच्चा तो उसका ट्रैवल इंश्योरेंस होता है, ट्रैवल इंश्योरेंस वो फ्रीली खुद कर सकता है, अगर चाहे तो हमारी कंपनी के थ्रू भी करा सकता है, तो उसका वो खुद का राइट है, जैसा उसको ठीक लगे। आपकी कंपनी सिर्फ लतीवा में ही है या अदर कंट्रीज़ में भी आप एडमिशन करा रहे हैं? हमारी कंट्री लाटविया में नहीं है, लिथुआनिया में भी है, एस्टोनिया में भी है, फिनलैंड में भी है, सर्बिया में भी है, ऑल ओवर यूरोपियन कंट्रीज़ में, ऑल ओवर यूरोप कंट्रीज़ में। ऐसा नहीं कि हाँ, बट हाँ हम लोग क्योंकि मैंने पिछली वीडियो में बताया कि इरास्मस प्लस प्रोग्राम के थ्रू मैं और कंट्रीज़ में आपको एडमिशन दिला सकता हूँ। अच्छा, जिस कोर्स में भी आप एडमिशन दिलाते हैं, अब वहाँ उसको कंप्लीट करने के बाद स्टूडेंट क्या उसको वहाँ पर जॉब मिल सकती है? वहीं पर आप प्रोवाइड आप ही प्रोवाइड कराते हैं या वो खुद ही कर लेता है? बेसिकली होता ऐसा है, जब बच्चा अपना कोर्स कंप्लीट कर लेता है, फॉर एग्जांपल किसी ने इंटरनेशनल बिजनेस किया, इंटरनेशनल बिजनेस करने के बाद उसको 1 साल का पोस्ट वर्क वीज़ा मिलता है, जिसमें वो फ्रीली 29 कंट्रीज़ में जॉब सर्च कर सकता है। उसको इंटरव्यूज़ वगैरह देने होते हैं, जिसमें हमारी टीम उसको असिस्ट करेगी, गाइड करेगी आपको कहाँ पे कैसे कैसे कौन सा वेबसाइट है क्या है, आपको कहाँ अप्लाई करना है, तो उसके बहुत चांसेस हो जाते हैं यूरोप में जॉब लेने के। उसको वहाँ कोई लाइसेंस के लिए अप्लाई करना पड़ता है या उसके लिए कोई कार्ड वगैरह उसको बनाना पड़ता है? आपका बहुत अच्छा सवाल है ये बहुत अच्छी चीज़ पूछी आपने। ये जो है इसमें बेसिकली कार्ड होता है, जैसे अपने इंडिया में आधार कार्ड होता है, ऐसे ही वहाँ पे TRP होता है, टेम्परेरी रेजिडेंस परमिट कार्ड, वो हर साल रिन्यू होता है। जिस कंट्री में आप रहोगे, जैसे आप इटली में रहोगे तो इटली में हर साल वो रिन्यू होगा, फ्रांस में रहोगे तो फ्रांस में रिन्यू होगा, बट आपके पास एक्सेस 29 कंट्रीज़ का रहेगा। उसी को देखकर आपका एक प्रोफाइल बनता है जो यूरोपास CV होता है, उसके साथ वो लगता है, अटैच होके नेक्स्ट हो जाता है। हो जाता है। क्या ग्लोबल यूरोप एजुकेशन प्लेसमेंट में कोई हेल्प करती है? ग्लोबल यूरोप एजुकेशन चाहती है प्लेसमेंट में हेल्प ज़रूर करे, क्योंकि अभी राइट नाउ वी डोंट हैव टाई अप्स टू अदर कंपनीज एंड ऑल, बट वी आर थिंकिंग अबाउट दैट इन फ्यूचर यस। वेरी नाइस। क्या भारत सरकार ये वर्ड लतीवा है क्या है? लाटविया इज द ईस्टर्न पार्ट ऑफ यूरोप नियर बाय फिनलैंड। अच्छा, यूरोपियन कंट्री। या क्या भारत सरकार व लाटविया सरकार स्टूडेंट की सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी लेती है? क्या उनका कोई इंश्योरेंस होता है? 2 बातें हैं, एक तो उनकी सिक्योरिटी और एक उनका इंश्योरेंस। लाटविया और भारत के काफ़ी अच्छे रिलेशंस हैं बहुत पहले से। वीज़ा सक्सेस रेट अच्छा है, तभी रिलेशंस अच्छे होंगे, तभी वीज़ा रेट अच्छा है, क्योंकि काफ़ी वीज़ाज़ आ रहे हैं। 99% मैं बोलूँगा, 1% बच्चे की प्रोफाइल के ऊपर होता है कि रिजेक्ट हो जाता है, बट 99% श्योरिटी है लाटविया में वीज़ा लग जाता है।
क्योंकि हिंदुस्तान के और लैटरल ग्रेजुएशन बहुत स्ट्रॉन्ग है। दूसरी बात इंश्योरेंस आपने कहा, जी जी जी, हेल्थ इंश्योरेंस हाँ। वो कराते हैं, वो आप कराते हैं या वो हमसे कराना चाहे बच्चा हम कराते हैं। वरना वो आप नहीं, खुद ही हाँ, कर सकते खुद कर हैं। सकते लाटविया में कौन कौन से कॉलेजेस हैं या यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पर आप एडमिशन कराते हैं? हमारे पास है रिसीबा यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंस, RTU रीगा टेक्निकल यूनिवर्सिटी, RSU एंड सो मैनी। जो उनका फीस स्ट्रक्चर है वो सभी सेम है या डिफरेंट। ग्लोबल यूरोप एजुकेशन किस कॉलेज यूनिवर्सिटी में कौन कौन से कोर्स में एडमिशन कराती है, ये थोड़ा सा जानना है और इसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिएगा। ओके, सो हमारे पास अभी मैं आपको बताता हूँ, हमारे पास कॉलेज है रिसीबा यूनिवर्सिटी, जिसको हम सबसे ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं क्योंकि सबसे ज़्यादा वीज़ा सक्सेस रेट उस कॉलेज का है अच्छा, जी, जिसमें हम लोग ऑफिशियल नहीं पार्टनर। मेरा क्वेश्चन ये किस किस फील्ड में? अच्छा, आपने सवाल पूछा कि किस किस फील्ड में एडमिशन कराते हैं। हाँ, फील्ड में। फील्ड में हमारे पास जैसे मैंने बताया इंटरनेशनल बिजनेस, बिजनेस स्टडीज़, बिजनेस साइकोलॉजी एंड इंटरनेशनल फाइनेंस, बिग डेटा एनालिटिक्स, स्पोर्ट्स मैनेजमेंट एंड हेल्थ मैनेजमेंट। हाँ, अब मैं थोड़ा सा हेल्थ मैनेजमेंट को थोड़ा सा इंटरप्ट कर रहा हूँ, थोड़ा सा बता देता हूँ। हेल्थ मैनेजमेंट एक ऐसा कोर्स अगला क्वेश्चन इसी से जोड़ देता हूँ, पूरा एक साथ जवाब दे दीजिएगा। अच्छा, ये जो आप कोर्सेज बता रहे हैं, क्या आप इनकी फीसेस के बारे में हमारे कुछ स्टूडेंट्स जो कि हमारे इससे बहुत देर से लगे हुए हैं, आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उसकी लिमिटेशन कितनी है कोर्स की और उसकी हॉस्टल फ़ीस क्या है और कम से कम कितने प्रतिशत नंबर उसमें चाहिए, कोई अन्य हिडन चार्जेस वगैरह तो नहीं है, इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नाज़रीन को बताइए। जैसे कि मैंने आप लोगों को ये कोर्सेज़ बताए, इन कोर्सेज़ में एडमिशन लेने के लिए आपके पास मिनिमम 55% मार्क्स होने चाहिए इन 12th एंड बैचलर्स ऑल्सो, बैचलर्स हमें 60% चाहिए जी। ओके। सेकंड सवाल ये जवाब ये है कि आपके पास जो कोर्सेज मैं बता रहा था इंटरनेशनल बिजनेस और हेल्थ डिपार्टमेंट से आप मैनेजमेंट के बारे में आप जी 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 बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ के लोग बहुत इसके बारे में सोचते हैं। आप MBA करते हैं, मैं खुल के एकदम क्लियर होकर आपको बताता हूँ, जब आप MBA करते हैं इंडिया से, आप MIT, शारदा, गलगोटिया, अगर आप उनका फ़ीस स्ट्रक्चर चेक करते हैं तो उनका फ़ीस स्ट्रक्चर पड़ता है 11 से 12 लाख रुपए एक साल की फ़ीस है। अगर आप चेक भी करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कितना एक्सपेंसिव होता है। वही कोर्स आपका MBA यूरोप से हो जाता है सिर्फ़ और सिर्फ, टोटल अगर आप पूरा खर्चा मिला के भी देखेंगे तो 7-7.5 लाख लगभग इसी अप्रॉक्स में आपका फ़ीस के साथ, सर्विस चार्जेस के साथ कंप्लीट हो जाता है। बट इसमें हॉस्टल इंक्लूड नहीं है। हॉस्टल इंक्लूड क्योंकि हॉस्टल इंक्लूड इसलिए नहीं है क्योंकि हर तरह के हॉस्टल्स हैं, जैसे बंकर बेड होते हैं, ट्विन बेड होते हैं एंड स्टूडियो अपार्टमेंट होता है, फ्लैट होता है, तो हर किसी का रेंट अलग अलग है। अब स्टार्टिंग हम देखते हैं तो 15,000 से, जिसमें आपको ट्विन बेड मिलता है, जिसमें बेसिकली आपको यूटिलिटी, पानी, बिजली सब कुछ इसमें इंक्लूड होता है। 15,000 हर महीना आपको देना होता है, वो सबसे बेयर मिनिमम है, जिसमें आपको सिर्फ 15,000 हर हॉस्टल चार्जेस अलग हैं। हॉस्टल। और यहाँ के अकॉर्डिंग जो आपने फीस स्ट्रक्चर अभी बताया आपने इंडिया के अकॉर्डिंग, वहाँ बहुत ज़्यादा, इंडिया में ज़्यादा, इंडिया में ज़्यादा है, वहाँ बहुत वहाँ कम है। 12 लाख रुपए सिर्फ साल की फ़ीस है, एक साल की, 12-12 24 हो गया। उसके बाद आप खर्चा जोड़ लीजिए, वो बच्चा तो घर से जब निकलेगा वो भी फ्लैट लेगा, हाँ बिल्कुल, और फ्लैट लेगा तो 20,000-25,000 से कम का तो कोई फ्लैट ही नहीं है। हाँ इतना आपने जवाब ही दिया। एक क्वेश्चन किया था एक बच्चे ने कि फीसेस यहाँ की कितनी वहाँ की थी, आप उसके बाद जवाब दे ही दिया। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे कि इस वक्त मैं समझता हूँ कि हमारे यहाँ के लोग मेडिकल फील्ड में बहुत लोग जा रहे हैं यहाँ के लोग, और मैंने आपके बारे में सुना, आप उसकी बेतहाशा हेल्प करते हुए मैं सुन चुका हूँ। मुलाकात ज़रूर पहले आपसे मेरी हो रही है आज स्टेज पर। आखिर उनके लिए आप क्या क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराते हैं, किस किस कंट्रीज़ में आप उनको कराते हैं, और वहाँ से आने के बाद हर एक के दिमाग के अंदर एक बात बहुत अजीब है कि वहाँ से आने के बाद एक यहाँ एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है, वो कोई नहीं कर पाता। ये बहुत टिपिकल क्वेश्चन है और इसके बारे में थोड़ा सा नाज़रीन को बताइए। जी, अब जैसे मैंने आपको बताया, हमारे पास एक कोर्स है, उन बच्चों के लिए कोर्स है जो बच्चे नीट क्वालिफाई नहीं कर पाए, जिनका सपना था डॉक्टर बनने का और वो डॉक्टर नहीं बन पाए, तो हम लोग एक ऐसा कोर्स लाए हैं, वो बच्चे निराश ना हो, उनके लिए मतलब अपना सपना साकार कर सकते हैं। हेल्थ मैनेजमेंट का कोर्स लेकर, हेल्थ मैनेजमेंट की फ़ीस भी बहुत बेर मिनिमम है, ज़्यादा खर्चा नहीं है, कम से कम में बच्चा बाहर चला जाता है। अगर लगभग हम माने तो 6-6.5 लाख में उसका जाने का सब कुछ हो जाता है। रही बात हेल्थ मैनेजमेंट करने का क्या स्कोप है, हेल्थ मैनेजमेंट करने का स्कोप ये है कि आप जब हेल्थ मैनेजमेंट का कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं तो आप हॉस्पिटल में डाइटिशियन
या एज आ हॉस्पिटल में मतलब डॉक्टर के साथ आप एज असिस्टेंट, आप बहुत सारी जॉब्स होती हैं हॉस्पिटल में जो निकलती है, तो वो आपको जॉब मिल सकती है। तो आप निराश ना हो, हेल्थ मैनेजमेंट कोर्स आप लोगों के लिए है, तो बहुत कम से कम खर्च में हो जाता है। दूसरी बात MBBS में क्या है कि आजकल बहुत ज़्यादा लोग एजेंट लोग काम कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा कोट कर रहे हैं मतलब अपना चार्जेस वगैरह। तो हमारा जो बिल्कुल चार्जेस है, मैंने जैसे बताया था, हम लोग सिर्फ 85,000 पे काम कर रहे हैं। सिर्फ हमें जो हमारा सर्विस चार्ज है वो सिर्फ 85,000 है, जिसमें हम सारा काम करा के देते हैं बच्चे का। रही बात इसकी MBBS की, MBBS जब बच्चा बाहर से कर आता है या इंडिया से करता है, एक एग्ज़ाम होता है नेशनल एग्जिट टेस्ट। जब तक वो क्वालिफाई नहीं करेगा, क्योंकि MCI की गाइडलाइंस है, आप इंडिया से MBBS करें या बाहर से MBBS करें, आपको एक सेम शेल्टर के नीचे बैठ के उस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना है, तभी आप डॉक्टर बन सकते हैं और आपको डिग्री मिलेगी, प्रैक्टिस के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। आप जब तक आप वो एग्ज़ाम ही क्वालिफाई नहीं करेंगे तो आपको डिग्री नहीं मिलेगी। और रही बात ये, पहले क्या होता एग्जाम इंडिया और अदर कंट्रीज़ के लिए सबके लिए सेम है। पहले क्या था कि पहले फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स आते थे बाहर से जो पढ़ते थे, उन्हों के लिए था ये एग्ज़ाम। बट अब क्या कर दिया गवर्नमेंट ने, MCI ने निकाला कि आप भी दोगे, जो एम्स से बच्चा पढ़ रहा है वो भी, और जो बाहर से फॉरेन से पढ़ रहा है वो भी, दोनों बैठ के एक सेम कैटेगरी में आ गए और इन दोनों को एग्ज़ाम देना है। अब एक बात बताइए, DY पाटिल कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है पुणे में, कितना फीस है उसका? 1.5 करोड़ रुपये लगभग उसका है। एक बच्चा बाहर से कर रहा है 40 लाख 50 लाख में, बहुत बड़ी पैसे, बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। और वो बाकी पैसों की अपनी FD करा सकता है, PG में खर्चा बिल्कुल कर सकता है। तो एक क्वेश्चन आया है सर अरबाज भाई कि MBA करने के लिए ग्रेजुएशन में कम से कम कितने % मार्क्स चाहिए, और उसके लिए क्या कोई एंट्रेंस वगैरह भी देना पड़ेगा? MBA करने के लिए बेसिकली 55% मार्क्स चाहिए हमें मिनिमम, एंड 55% मार्क्स चाहिए मिनिमम। एंड एंट्रेंस एग्ज़ाम जैसे कि मैंने बताया, अगर आपके पास IELTS है, TOEFL है तो अच्छी बात है, तो आपको कोई एग्ज़ाम नहीं देना पड़ेगा, कोई इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा। अगर आपके पास ये नहीं होता, IELTS नहीं होता और TOEFL नहीं होता, तो आपको एक यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम होगा जो यूनिवर्सिटी कंडक्ट कराती है। एक तो लैंग्वेज टेस्ट होगा आपका, सेकंड होगा आपका एक एडमिशन टेस्ट, वो भी यूनिवर्सिटी लेती है। तो उस सब की गाइडेंस हमारी टीम करती है, असिस्ट करती है कि आपको कैसे पढ़ना है, क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, क्या क्या क्वेश्चंस आएंगे, वो सब हम लोग समझाते हैं, उसी कहते हैं। हमारे यहाँ भारत में अक्सर देखने में मिलता है कि जो पेरेंट्स हैं अपने बच्चों को डॉक्टर या इंजीनियर बनाना चाहते हैं, जबकि आपकी कंपनी ऐसा कोई भी कोर्स प्रोवाइड नहीं कराती है, आखिर क्यों? इंडिया ये क्वेश्चन है, शायद ये शख्स आपकी कंपनी के बारे में कुछ जानता है, उसने क्वेश्चन किया है। आप एक बार रिपीट करेंगे? हमारे यहाँ भारत में अक्सर देखने में मिलता है कि अभिभावक अपने बच्चों को डॉक्टर या इंजीनियर बनाना चाहते हैं, जबकि आपकी कंपनी ऐसा कोई भी कोर्स प्रोवाइड नहीं कराती है, आखिर क्यों? इंडिया की बात हो रही है। इंडिया में क्यों नहीं कराती है? हाँ, अभी इंडिया में इसलिए नहीं कराते क्योंकि बेसिकली हम चाहते हैं बाहर से जो कोर्स होता है वो कम खर्च में हो रहा है। अगर आप कंपेयर भी करेंगे, अगर आप इंजीनियरिंग का भी देखेंगे तो काफ़ी एक्सपेंसिव है यहाँ से और उसमें फ़ीस स्ट्रक्चर में। अगर आप फ़ीस स्ट्रक्चर हमारे पास जो है, मैंने आपको दिखाया, आर्किटेक्चर कोर्स है जी, हमारे पास आर्किटेक्चर है, बिग डेटा एनालिटिक्स है, ये कोर्सेज़ है हमारे पास। तो ये दो एक ऐसे कोर्सेज़ हैं जो रिलेटेड हैं फील्ड से। इंजीनियर की बात आप बोल रहे हैं, इंडिया में हम कोशिश कर रहे हैं अभी थोड़ा सा और टाई अप करने का कि हाँ यूनिवर्सिटी के साथ हम डायरेक्ट हो जाए, क्योंकि हम लोग एजेंट की तरह काम नहीं करते, आपके डायरेक्ट हैं। हम डायरेक्ट। लेकिन बल्कि मैं एक बात और समझता हूँ, जैसे मैंने फिर वही बात आगे मैंने आपके बारे में सुना, आप मिडिल क्लास जो टाइप में जो स्टूडेंट्स होते हैं उनकी हेल्प ज़्यादा करते हैं। चीज़ों को देखने के बाद जो बच्चा चाहता है कि मुझे आउट ऑफ कंट्री जाना, आउट ऑफ इंडिया जाना है, आप उसकी हेल्प करते हैं, जैसे कि मैंने सपना पूरा काम करने के लिए। बहुत अच्छी बात है। एक क्वेश्चन आया सर कि जनरल, OBC, SC, ST कैटेगरी वालों के लिए मार्क्स परसेंटेज अलग अलग हैं या सबके लिए एक ही है? अगर कोई छात्र गरीब फैमिली से बिलोंग करता है, वो बच्चा आपके यहाँ कोर्स कर आगे बढ़ना चाहता है, तो क्या आपके यहाँ फ़ीस में कुछ छूट उसको दी जा सकती है? हम जो बच्चा, क्योंकि उसने सुना है कि यू आर काइंड हार्टेड, इससे आगे बताइए। जी, मैं अगर कोई बच्चा हमारी कंपनी के थ्रू आता है और वो बच्चा पढ़ने में अच्छा होता है, वो चाहता है अपना सपना पूरा करना और उसके मार्क्स अच्छे हैं, क्रेडिबिलिटी है उस पर, तो हम उसको स्पॉन्सर करेंगे। हम उसको पूरा स्पॉन्सर करेंगे, एजुकेशन की जो फीस होगी वो हमारी साइड से होगी, हमारी कंपनी प्रोवाइड करेगी। आपकी कंपनी प्रोवाइड करेगी। ये स्टेबल की बात है या वाकई में करेगी? वाकई में हमने पहले भी काम किया है ऐसे,
काफ़ी काम किया हमने समाज के लिए। मैंने पहले जैसे आपको बताया, मैंने गरीबों को मतलब लिहाफ वितरण करना मैं करता आ रहा हूँ, और मैं गरीबों को जैसे कॉपी बुक्स वगैरह नोटबुक्स ये मैं डोनेट करता रहा हूँ। एक्चुअल में ये क्वेश्चन जो आपके लिए आया है ये बहुत कुछ सोच समझने के बाद ही आया होगा। कुछ इस स्टूडेंट ने कुछ सोचा ही होगा कि अरबाज भाई के खाते में भी ऐसी कोई चीज़ है नहीं बिल्कुल जो मिल सकती है। जो बच्चा पढ़ने में अच्छा है, जो बच्चा सच में पढ़ना चाहता है और बाहर जाना चाहता है, अपना सपना पूरा करना चाहता है, तो हम लोग उसको स्पॉन्सर करेंगे अपनी साइड से। हमारी कंपनी उसको पूरा स्पॉन्सर करेगी, उसको फीस में हेल्प करेगी, बाकी उसको अपना खुद रहने का खाने का खुद मैनेज करना होगा। जो आप फीस में हेल्प करेंगे उस बच्चे की, उसकी क्या परसेंटेज के अकॉर्डिंग उसके कितनी परसेंट मार्क्स? 55 के परसेंट। अब रात भाई ये कुछ सवालात थे जो आपके आने से पहले हमारे पास आ चुके थे और इसका जवाब आपने हमें तसल्ली बख्श दिया। मैं कुछ और बात बाद में अपने नाज़रीन को बताऊंगा। मैं ये चाहता हूं कि आप अपनी जानिब से कोई बात अगर हमारे नाज़रीन, क्योंकि इस वक्त आपको लाखों नाज़रीन आपको इस वक्त देख रहे हैं, सुन रहे हैं, अपनी जानिब से कोई ऐसी बात जो हमारी स्टूडेंट्स के लिए, इस इंडिया के स्टूडेंट्स के लिए जो मिडिल क्लास ख़ास तौर से फैमिली से बिलोंग करता है, कोई ऐसी बात जो रखना चाहते हो वो आप हमारे नाज़रीन के साथ रख सकते हैं। मैं आप लोगों से बस इतना कहूँगा, अगर आप अपना फ्यूचर करियर बनाना चाहते हैं तो आप हमारी कंपनी के साथ जुड़िए, ग्लोबल यूरोप एजुकेशन, जो बेसिकली क्या है कि आपको सिर्फ इंडिया में ही गाइड नहीं करेगी, आपको अब्रॉड में, यूरोप में भी गाइड करेगी और आपको आपका करियर देगी। आपको एक अपॉर्चुनिटी दे रही है जिसमें आपको पूरा असिस्ट किया जाएगा, जिसमें आपको जॉब की सिक्योरिटी मिल सकती है। दूसरी बात ये है कि अगर आपको किसी भी तरह का काउंसलिंग चाहिए एजुकेशन में कि आपको आगे फ्यूचर में क्या करना चाहिए, तो हम फ्री काउंसलिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें बच्चों को हेल्प कर रहे हैं कि आपके लिए क्या बेहतर है, कहाँ आपका एडमिशन हो सकता है और क्या चीज़ बेटर है आपके लिए। तो हम लोग ये नहीं कि सिर्फ एडमिशन कराते हैं अब्रॉड में, हम इंडिया में भी मतलब काउंसलिंग करते हैं, जिसमें बच्चों को हेल्प करते हैं कि आपके लिए बेटर क्या है और आपका करियर किस में ज़्यादा अच्छा रहेगा और किस में आप किस फील्ड में आप आगे जा सकते हो। तो आप अगर मुझसे जानना चाहते हैं कुछ भी, तो मेरे ये दोनों नंबर हैं। मेरा एक यूरोप का नंबर है +37120254843, ये मेरा यूरोप का नंबर है, और मेरा इंडिया का नंबर है 9911750726। तो आप कभी भी कॉल करेंगे, 24/7 मेरा फ़ोन वर्किंग है, तो आपको हर चीज़ का। नाज़रीन, हमारे साथ थे अरबाज कुरैशी। मैं एक बार फिर आपको बता देना चाहता हूं कि लोग अलग अलग फील्ड में काम करते हैं। कुछ लोगों को अजीब शौक़ होते हैं जो कि हमारी सोसाइटी जिस चीज़ की परमिशन हमको नहीं देती है। एक नौजवान जलालाबाद से निकला और उसने उस स्टूडेंट्स के दिलों की बात को जानने की कोशिश करी जो बेचारे बाहर जाकर इल्म हासिल नहीं कर सकते। उसने अपनी फैमिली से रब्ता किया और उसने एक ऐसा मुकाम इस हिंदुस्तान के अंदर हासिल किया कि उन दुखे दिलों की तक पहुंचने की कोशिश की जो बाहर मुल्क में जाकर एजुकेशन हासिल करने का ख्वाब अपने दिलों के अंदर रखते हैं। उस शख्सियत का नाम है अरबाज कुरैशी। अरबाज कुरैशी ने एक कंपनी बनाई और उस कंपनी से जोड़ने के लिए आप लोगों के लिए हमने इनको यहाँ पर बुलाया। सिर्फ अरबाज कुरैशी ही नहीं, हम चाहते हैं कि जो एजुकेशन की फील्ड में काम करते हैं हम उनको लाएं और नाजरीन आप लोगों के लिए हम उनको बात रखें, आप लोगों के सवालात उनके साथ में रखें और आप लोगों की तसल्ली बख्श हमें उम्मीद है कि वो लोग जवाब देते हैं जैसे कि अरबाज कुरैशी साहब ने दिया। ये एक कंपनी है, इस कंपनी का नाम है ग्लोबल यूरोप एजुकेशन और इसके अरबाज साहब बहुत कम उम्र में ही CEO हैं, इसके फाउंडर हैं और आप लोगों के लिए काम कर रहे हैं। अब इस उम्मीद के साथ कि आप की उम्मीदें ख़त्म नहीं होंगी अगर अरबाज साहब से आप अगर अपनी कुछ हेल्प चाहते हैं। उन्होंने अभी आपके सामने अपने मोबाइल नंबर भी शेयर किए हैं, कुछ यूरोप के किए हैं, इंडिया के भी किए हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को पूरे तसल्ली बख्श जवाब आपको अरबाज साहब ने दिए होंगे। और एक बार फिर अरबाज साहब आपका मैं दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप सलाम नजीबाबाद की स्टेज पर आए हैं और आपने अपने एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किए, हमारे नाज़रीन के साथ शेयर किए हैं। और हमें उम्मीद है और हमारी दुआएँ हैं आपके साथ कि इन फ्यूचर आपकी ये कंपनी दीन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करेगी और हिंदुस्तान के उन नौजवानों के, उन स्टूडेंट्स की ख्वाब की ताबीर आप पूरी करेंगे जो उनके दिलों के अंदर मौजूद हैं कि हमें भी विदेश में जाकर इल्म हासिल करना है, इंडिया से बहुत कम खर्च में वहाँ बाहर मुल्क में जाकर अपने हम पे इल्म हासिल करना है। थैंक्स अ लॉट, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप हमारी तशरीफ़ लाए। और इन्हीं अल्फाजों के साथ नाज़रीन हम आपसे अलविदा लेते हैं। फिर किसी नेक्स्ट प्रोग्राम में किसी नेक शख्सियत को आपसे हम रूबरू कराएँगे और आप लोगों के सवालात हमारे सामने होंगे और जवाब देने वाली वो शख्सियत हमारे सामने मौजूद होगी, क्योंकि हम ऐसे ही प्रोग्राम करते हैं जिससे हमारे नाज़रीन को किसी भी लेवल का फ़ायदा हो। और एक बार फिर आपको बता दूं, एजुकेशन, हेल्थ,
लीगल और अदर फील्ड्स जो जिससे कि आप लोगों को फ़ायदा हो, हम उसकी एक बेहतरीन शख्सियत को लाकर यहाँ पर बिठाते हैं और उसके एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करते हैं ताकि आप लोगों को फ़ायदा हो। तब तक के लिए, जब तक कोई नई शख्सियत हमारे आपसे रूबरू हो, तब तक के लिए हम आपसे अलविदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत। सभी ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल सलाम नजीबाबाद को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।